आदित्य, आप पागल हो गए हैं जो इस तरह से शुभ कार्य में बाधा डाल रहे हैं। राजा ने नाराज होते हुए आदित्य को कठोर नजरों से देखते हुए कहा। वहीं रानी रूपमती डर से कांप उठी। कही, आदित्य फिर वही बात न कह दे जो उसने उससे कमरे में कही थी। राजा को सभी के सामने उसे लज्जित ना कर दे जिस बात में उन्हें दंड भोगना पड़े। आदित्य राजा के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। पिताजी महाराज, मैं भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहता हूँ। आदित्य की बात सुनकर सभी सन्नाटे में रह गए। राज ने अपनी मुठियाँ कसते हुए उसे घूर कर देखा। वही राजकुमारी सुलोचना अपनी आंखों में आंसू लिए दर्द भरी नजरों से आदित्य को देख रही थी, जो उसका पति न होकर कोई अजनबी ही लग रहा हो। वही राजकुमारी नयन मुस्कुरा रही थी। राजकुमार आदित्य, अपनी मर्यादा मेरे, आपको पता है आप ये क्या कह रहे हैं? राजा ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। जी महाराज, मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ये राजकुमारी अरुंधति के विवाह करने की प्रतिस्पर्धा, मुझे भी भाग लेना। आदित्य के शब्दों में एक जिद थी। अरुंधति ने उसे हैरान नजरों से देखा, जो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने एक नज़र राजकुमारी सुलोचना पर डाली, जो दर्द भरे चेहरे लिए उसे ही देख रही थी। वह उसकी तरफ एक उम्मीद की नज़र से देख रही थी। अरुंधति इसका दर्द अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि वो भी वही दर्द झेल रही थी। अपने प्यार को किसी और का होते हुए देखना किसी के लिए भी आसान नहीं है। वह राजकुमार आदित्य के सामने जाकर खड़ी होगी। राजकुमार आदित्य, मैंने आपको एक मित्र के अलावा कभी आपके बारे में नहीं सोचा। कृपया करके अपनी मर्यादा में रहिए। मेरे विवाह की प्रतिस्पर्धा है, यह मेरी इच्छा है कि कौन इसमें भाग लेगा या कौन नहीं। कृपया करके अपने मान सम्मान बचा कर रखें। आपके पास इतनी प्यारी पत्नी है, फिर भी आप दूसरी औरत के चक्कर में पड़ रहे हैं। मैंने आपको राजकुमार राज से अलग समझा था, लेकिन आप भी वैसे ही निकले। अरुंधति के शब्दों में क्रोध और दर्द दोनों था। ये बात वहां पर उपस्थित सभी लोगों को महसूस हो रही थी। राज अरुंधति के चेहरे को देख रहा था, जिसके चेहरे पर पीड़ा दिख रही थी, जो उसे दिल से बहुत ही महसूस हो रहा था। वह उदास नजरों से उसे देख रहा था। क्या वह मुझे इसलिए नफरत करती है क्योंकि मैंने राजकुमारी नयन से विवाह किया था? मैंने उसके साथ हूँ, क्या उसने मुझे इसलिए अलगाव लिया? मुझे सच्चाई बतानी होगी। मैं अपनी अरू को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। राजकुमार राज तेजी से आदित्य के बराबर में सर झुकाकर खड़ा हो गया और महाराज के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। और महाराज, मुझे भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अनुमति दे। राजा बेबस होकर अपने दोनों पुत्रों को देख रहे थे। अरुंधति ने राजा के सामने कर कहा, महाराज, मैं इन दोनों में से किसी को भी अपने इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए नहीं कहूँगी। राजा कुछ सोचते हुए कहने लगे, लेकिन राजकुमारी, इस प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता है, इसके लिए हम किसी को भी मना नहीं कर सकते। इसलिए 2 राजकुमारों को भी इसमें भाग लेने की अनुमति है। उसकी बात को सुनकर सुलोचना और नयन सन्नाटे में आ गई। राजकुमार राज मुस्कुराते हुए अरुंधति को देखने लगा। अरुंधति ने भी उसकी मुस्कुराहट देखा और मन ही मन सोचा, इतने प्रसन्न होने की जरूरत नहीं। अगर तुम दोनों को प्रतिस्पर्धा में जीना मुश्किल नहीं किया तो मेरा नाम भी अरुंधति नहीं। ठीक है महाराज, इसकी अनुमति है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में क्या होगा इसका निर्णय मैं स्वयं करूंगी। ये कहते हुए उसने सुलोचना को देखा और आंखों ही आंखों में उसे इशारे से शांत रहने को कहा। सुलोचना अरुंधति पर बहुत ही विश्वास करती थी। उसका इशारा समझकर उसको कहीं ना कहीं दिल में थोड़ी सी राहत महसूस हुई, लेकिन उसे आदित्य की तरफ जो दुख हुआ था शायद वह भूल पाई। दूसरे दिन महल के सबसे बड़े बगीचे के बीच में एक बड़ी कुर्सी चारों तरफ रखी हुई थी। बीच में कालीन बिछाया गया था। उन कुर्सियों के आगे छोटी सी मेज रखी हुई थी, जिन पर खाने पीने का सामान रखा हुआ था। जल्द ही सभी राजकुमार आकर अपने स्थान पर बैठ गए। राज और आदित्य बाकी राजकुमारों को घूर घूर कर देख रहे थे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था, किसी न किसी तरह से इन राजकुमारों को प्रतिस्पर्धा से बाहर करना। लेकिन इन दोनों राजकुमारों की गलतफहमी थी, क्योंकि ये आम राजकुमार नहीं थे। इन सबको हराना इतना आसान नहीं था। तभी राजकुमारी अरुंधति माया और लीला के साथ चली आ रही थी। माया और लीला के हाथ में सोने और की थालियां थी, जिसमें छोटे छोटे सी कपड़ों की पोटलियां रखी हुई। अरुंधति ने आज नीले रंग का लहंगा चुन्नी पहन रखा था। उसने पूरा 16 श्रृंगार करके रखा था। वह देखने में भी सुंदर थी और श्रृंगार करने के बाद वह अद्भुत सौंदर्य निकाल रहा था। उसको देखकर आदित्य और राजकुमार राज के साथ बाकी राजकुमार भी अपने स्थान से खड़े हो गए और उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी उदयपुर का राजकुमार ने कहा, राजकुमारी अरुंधति बेहद ही सुंदर है। वो हर रंग के वस्त्रों में सुंदर दिखती है। राजकुमारी अरुंधति उन सबको देखते हुए अपने स्थान पर बैठ गई। उसने माया को इशारा किया तो माया ने अरुंधति के इशारे पर थाली में रखी थैली उठाकर हर एक राजकुमार की मेज पर रख दिया। राजकुमार अपने सामने रखी थैलियों को देख रहे थे, फिर राजकुमारी अरुंधति की सवालिया नजरों से देखने लगी। अरुंधति ने उन लोगों को देखते हुए कहा, यह प्रतियोगिता 3 भागों में बांटी जाएगी। ये पहला भाग है और आप लोगों के सामने रखी थैलियों में 100 मुद्राएं। आपको आधा दिन का समय दिया जाएगा। अगर आपने इन 100 मुद्राओं को 1000 मुद्राओं में बदल दिया तो आप इस प्रतियोगिता में विजय होंगे। इन राजकुमारों में से एक राजकुमार उठकर खड़ा हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है?
ये तो बड़ी ही आसानी से 100 मुद्राओं से 1000 मुद्राएं हो सकते हैं। सभी ने हाँ में हिलाई। वही राज और आदित्य खामोश बैठे थे। उन्हें पता था जैसे बाकी लोग समझ रहे हैं वैसे इतना आसान नहीं है। राजकुमारी अरुंधति हंसते हुए, नहीं इतना आसान नहीं है। आपको अपनी पहचान छुपा कर आम लोगों की तरह आधे दिन के अंदर ईमानदारी से 100 स्वर्ण मुद्राओं को 1000 स्वर्ण मुद्राओं में बदलना होगा। लेकिन आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा, इन मुद्राओं में दया, प्रेम की, ईमानदारी का समावेश होना चाहिए। ये कहते हुए अरुंधति अपने स्थान से खड़ी हो गई। अब आप लोग प्रस्थान की। अरुंधति की बात सुनकर वह सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। अपनी वेशभूषा बदलने के लिए महल की तरफ बढ़ गए। अरुंधति भी माया और लीला के साथ उन्हीं के पीछे बढ़ने लगी। तभी राजकुमार राज पलटकर राज अरुंधति की तरफ तेजी से बढ़कर उसके गालों पर चूम कर जल्दी से निकल गया और तेजी से बाकियों के साथ जा मिला। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि अरुंधति को कुछ समझ ही नहीं पाई। जब उसको समझ में आया तो अरुंधति दिल मिलाकर रह गई। वो अपने दांत पीसते हुए राजकुमार राज को देखने लगी, जो पीछे मुड़कर अरुंधति को ही देख रहे थे। माया और लीला राजकुमार की इस हरकत पर हंस पड़ी। अरुण ने उन दोनों को घूर कर देखा। दोनों चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी झलक रही थी। चलो खड़ी क्या? अरुंधति गुस्से से पैर पटकते हुए उन दोनों के साथ महल के बाहर चली गई। वहीं पर आपसी कई दासों के साथ खड़ा हुआ उनका इंतजार कर रहा था। अरुंधति आपसी के पास पहुंची, उसके कान में कुछ कहने लगी। कुछ ही देर में आपसी अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। अरुंधति मुड़कर लीला से कहने लगी, तुम राय निवास पर जाओ। अगर माँ और पिताजी ने पूछा मेरे बारे में तो उनसे कहना कि अभी हम महल में ही रुके हुए हैं। लेकिन आप कहाँ जा रही है? लीला ने घबराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बस माँ और पिताजी को किसी तरह संभाल लेना। ये कहते हुए महल के बाहर बंधे 2 घोड़ों में से एक घोड़े के ऊपर चढ़ कर बैठ गई। उसके पीछे माया भी घोड़े पर चढ़ गई और तेज रफ्तार में दोनों अपने घोड़े भगाए हुए जल्दी से वे राज के बाहर निकल गई और बस्ती में पहुंच गई। बस्ती में जब पहुंची तो वहाँ का माहौल बहुत ही उल्लास का था। जब पहली बार यहाँ आई थी तो उसका वातावरण डरावना और दुखमयी था, लेकिन आज की काया पलटी हुई थी। यहाँ पहले झोपड़ी सब टूटी फूटी, खाने पीने की तंगी थी। आज वहीं पर घर चमक रहे थे, साफ सुथरी बस्ती वाले दिख रहे थे। ये देखकर माया को बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। वह जल्दी बड़े से मैदान में माया के साथ पहुंची। जब बस्ती वालों ने माया को देखा तो वे उनके पास इकट्ठा होने लगे और सर झुकाकर अभिवादन करने लगे। अरुंधति अपने घोड़े से उतरी और उन लोगों के हाल चाल पूछने लगी। सभी बहुत ही प्रसन्न दिख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति से अरुंधति ने पूछा कि सोना कहाँ है? मैं यहाँ हूँ देवी। अरुंधति ने अपने पीछे से सोना की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, सोना बहुत ही सुंदर दिख रही थी। अरुंधति ने सोना को अपने पास इशारे से बुलाया और बस्ती में होने वाले कामकाज के बारे में पूछने लगी। जल्दी वह सोना के साथ हथियार बनाने वाले के पास पहुंची। वहाँ का काम बहुत ही उत्तम तरीके से चल रहा था। अरुंधति को आता हुआ देखकर सब अपना काम छोड़कर खड़े हो गए और उन लोगों से कहा, आप लोग अपना कार्य करते रहे, इस तरह से हाथ बांधकर हर बार खड़े होने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपकी ही तरह इंसान हूँ। अरुंधति की बात सुनकर वे लोग अपने घुटनों के बल बैठ गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, आप इंसान नहीं, आप देवी। आपने हम लोगों की ज़िंदगी बदल दी। आज हम लोगों पर न खाने पीने की कमी, हम लोगों के बच्चे भी अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा छोड़ो ये सब, बताइए आप कहाँ तक की पहुँचे हो? और जो मैंने हथियारों का चित्र दिया था, क्या वह हथियार बन गए? अरुंधति वहाँ पर रखे हुए हथियारों में से एक हथियार उठाकर देखते हुए कहने लगी, हाँ देवी, तैयार है। हथियारों का प्रमुख ने अपने पास खड़े हुए एक व्यक्ति को इशारा किया। वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और थोड़ी देर में बाद कपड़ों से लिपटा हुआ कुछ सामान लाता हुआ दिखाई दिया। अरुंधति ने उस सामान को ले लिया। उसको खोलकर देखा कि वाकई उसका काम बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया है। उसमें छोटी छोटी सी रिवॉल्वर और बुलेट थे। यह एक मॉडल जमाने की तरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन काम शायद इतना ही करे। अरुण ने रिवॉल्वर में एक गोली भरी और सामने की तरफ एक पेड़ पर चला दी। एक तेज आवाज़ के साथ एक बुलेट पेड़ के अंदर घुस गई। बहुत ही अच्छे, अपना काम बहुत ही अच्छा किया माया। अरुण ने माया को आवाज़ दी। माया उसकी आवाज़ सुनकर आगे आई। अरुंधति ने उसके आगे हाथ बढ़ाया और मुद्राओं से भरी थैली उनके हाथों में रख दी। अरु वो थैली हथियार बनाने वाले प्रमुख के हाथों में रख दिया। ये आपका वेतन है। अब आप यह कार्य करें कि सारे हथियार एक बैलगाड़ी में भरकर महल में पहुंचाएं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये हथियार सिर्फ इन राज्य के लिए हैं। इसकी कोई भी जानकारी किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। माया ने सबको चेतावनी देते हुए कहा, आप चिंता न करें, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होगी। लेकिन देवी, ये हथियारों का क्या करेंगे? हथियार बनाने वाले प्रमुख ने पूछा। वही सोना लगातार रिवॉल्वर को देख रही थी कि अजीब तरह का हथियार है। यह हथियार युद्ध में काम आएंगे, क्योंकि जल्द ही युद्ध का माहौल हो सकता है। अरुंधति ने प्रमुख से कहा और ये कहते हुए उन लोगों के साथ बाहर निकल गई। जल्दी वह वहां पहुंची जहां पर लोग खेती कर रहे थे। उसने देखा कुछ ही दिनों में उन लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। अच्छी खासी कई तरह की सब्जियां उन्होंने उगाई थी। उन सभी कार्यों से अरुंधति बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट लग रही थी। सोना, तुमसे मुझे अकेले में बात करनी है।
क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? अरुंधति ने सोना के कानों में धीरे से कहा ताकि कोई और न सुन सके। सोना ने हाँ में सिर हिलाया और एक घर की तरफ इशारा किया। अरुंधति उसे लेकर झोपड़ी में चली गई। कुछ देर बाद अरुंधति सोना बाहर निकली। सोना की तरफ अरुंधति मुड़कर कहने लगी, ये कार्य तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर करना होगा। धन की चिंता मत करो। ये कहते हुए उसने माया से एक थैली ली और सोना को पकड़ा दिया और कुछ ही देर बाद अरुंधति माया के साथ वापस राय निवास में निकल गई। दूसरे दिन राज दरबार में पहले दिन की ही तरह राज दरबार लगा हुआ था। उस दिन की अपेक्षा आज बहुत ही ज्यादा ही लोग थे। अरुंधति अपने स्थान पर आकर बैठ गई। राजा रानी बड़े उत्साहित नजर आ रहे थे कि पहला भाग में कौन विजयी रहा हो। एक राजकुमार अंदर आने लगे और अपने साथ जाकर बैठ गए। वही मंत्री और सिपाही काफी जिज्ञासा लग रहे थे कि आज इसमें भाग में कौन विजयी रहा होगा। अरुंधति ने माया को इशारा किया। एक राजकुमार के सामने जाते हुए उनसे थैली वापस लेने लगी और वही एक मंत्री को उन थैलियों को जाकर हवाले कर दिया। अरुंधति ने राजकुमारों की तरफ देखा जिनकी कुछ चेहरे पर उत्साहित नजर आ रहे थे तो कुछ मायूस।